हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम आप लोगों के सामने पियाजेट और कोलबर्ग पर आधारित उनकी थ्योरी पर आधारित 30 क्वेश्चंस लाए हैं। इसको हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, है ना? आज हमारी 3rd क्लास है, जिसमें 15 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और 15 क्वेश्चन हम कल अगले दिन देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड क्लास देख सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है ना? तो हम पहले ये देख लेते हैं कि पियाजे का मानना क्या था। बच्चा केवल ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं है ना? बल्कि वह सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण भी करता है ना? तो उनके अनुसार जो है पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे के अनुसार सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है ना? बच्चा जो होता है वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो अब हमारा जो सही आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा? सक्रिय रूप से। तो बच्चा हमारा सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है? तो हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आत्मसात का क्या अर्थ है? ठीक है, आत्मसात का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे देखिए, आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा। तो आत्मसात का मतलब हम समझ लेते हैं। आत्मसात का मतलब होता है एसिमिलेशन। इसमें जब बच्चा नई चीज़ों को पहले से बने स्कीमा में फिट नहीं कर पाता, है ना? सॉरी, फिट करता है, ठीक है? फिट नहीं कर पाता वो तो फिर हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि किस में जो है तो ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में ये जोड़ पाता है ना? वो जैसे मान लीजिए कि वो कोई खाना जैसे खा रहा है, ठीक है? कोई नई चीज़ खा रहा है, ठीक? जो कि उसने पहले देखी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपने पुराने वाले खाने की लिस्ट में ही उसको जोड़ लेता है ना? उसको लगता है कि अरे ये तो हमारे पुराने खाने के जैसे ही है, ठीक? तो उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को अपने पुराने वाले स्कीमा में या पुराने वाली लिस्ट में जोड़ लिया। तो उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसात कहेंगे। ठीक है? चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। समायोजन किसे कहते हैं? एक्कोमोडेशन किसे कहेंगे? ठीक है ना? एक्कोमोडेशन क्या है? नई जानकारी को नज़रअंदाज करना, पुराने स्कीमा को बदलना, याद रखना या दोहराना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समायोजन में क्या होता है? समायोजन में जब नई जानकारी पुराने वाले स्कीमा में फिट नहीं होती है, तो वो क्या करता है? बच्चा क्या करता है? या तो पुराने वाले स्कीमा को बदल देगा या तो फिर नया स्कीमा बना लेता है। यानी कि अगर उसी उदाहरण में देखते हैं, ठीक है ना? अगर बच्चा क्या कर रहा है, मान लीजिए कि वो क्या खा रहा है, एक तरह से देख सकते हैं डोनाल्ड जो चीज़ें आती हैं, है ना? तो उसमें वो नई चीज़ कोई खा रहा है, ठीक है? तो उसे क्या लगा, उसे ये लगा कि अरे ये तो मेरी पुरानी चीज़ से ज़्यादा अच्छी है, या तो फिर इसको हमको दूसरे तरीके से देखना चाहिए, है ना? उसे लगता है कि वो चीज़ बड़ी ही मीठी है और बड़ी अच्छी है, बड़ी स्वादिष्ट है। तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए पुराने वाले में जोड़ नहीं पाएगा, यानी कि वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि मैंने इस तरह की कोई चीज़ खाई हुई है। तो वो क्या करेगा, उसे नई स्कीमा बना देगा। ठीक है ना? तो इस तरह से वो पुरानी स्कीमा को बदल देता है। ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। संतुलन क्या है? संतुलन में बच्चा क्या करता है? देखिए, संतुलन में बच्चा क्या करता है? संतुलन में संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया होती है। संतुलन क्या है? संतुलन संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। स्कीमा क्या होता है? अब सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? स्कीमा क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा स्कीमा के बारे में, है ना? कि स्कीमा क्या होता है? देखिए, तो स्कीमा में क्या होता है देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या हैं? बिहेवियर, मेंटल फ्रेमवर्क, इमोशन, मेमोरी। तो हमारा क्या है? मानसिक ढाँचा। यानी कि स्कीमा में क्या होता है? स्कीमा में हम नई-नई जानकारी को एक साथ या एक रूप में उसको बदलते हैं, यानी संरचना में। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? यह खाना हमारे पुराने जैसे खाने के जैसे ही है ना? अगर हम क्या करते हैं, सामान्यतः दाल-चावल या सब्ज़ी-रोटी खाते हैं, तो हम उसे जो है तो अपने रूटीन में डालते हैं, ठीक है ना? तो वो हमारा एक ढाँचा बन गया है। फिर जैसे हम कोई स्वादिष्ट चीज़ें खा रहे हैं, तो उसे हम दूसरे स्कीमा में जोड़ते हैं कि यह जो है तो उस तरह से है ना? जैसे मिठाइयों के कई सारे ढेर अगर लगा दिए जाएँ, है ना? तो हम उसको क्या सोचेंगे कि ये हमारा जो है दूसरे स्कीमा में, यानी कि हमारी मिठाई वाली लिस्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मानसिक एक ढाँचा होता है, ठीक है? स्कीमा। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए हम आगे चलते हैं।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? अब यहाँ पे पियाजे के अनुसार कितने चरण हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या हम यहाँ पे क्या देखेंगे 4 चरण होते हैं, ठीक है ना? संज्ञानात्मक विकास के हम क्या देखते हैं यहाँ पे 4 चरण देखते हैं, ठीक है ना? अब देखिए प्रथम चरण क्या होता है, देखिए सरल प्रतिवर्त होता है, ठीक है ना? सिंपल रिफ्लेक्स होता है। दूसरा क्या होता है, फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर, ठीक है ना? तो इस तरीके से दूसरा चरण हो जाएगा। तीसरे चरण में क्या होता है, सेकेंडरी सर्कुलर हो जाता है, ठीक है? और चौथे में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेट, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 चरण इसमें होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? संवेदी गामक यानी व्हाट इज द एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। अब सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष के भीतर, ठीक है ना? इसको हम क्या कहेंगे? संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, ठीक है? अब संवेदी गामक जो अवस्था होती है, इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी जन्म से 2 वर्ष के भीतर होती हैं, ठीक है? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स इन विच स्टेज, ठीक है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कि जब हमारी एज 0 से 2 वर्ष के बीच होती है और ये स्टेज हमारी क्या कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था। उस समय हम वस्तु स्थायी, है ना, की अवस्था में होते हैं, यानी कि वस्तु स्थायी अवस्था हमारी चलती है, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु पूछा है, तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है ना? यानी हम देखते हैं कि पहले कौन सी अवस्था होती है? पहले संवेगात्मक अवस्था होती है, संवेगात्मक गामक अवस्था होती है, ठीक है ना? लेकिन इसके बाद क्या कौन सी अवस्था आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से स्टार्ट होती है, इसके पहले संवेगात्मक गामक अवस्था होती है, ठीक है ना? जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है ना? इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। चलिए आगे चलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? अब उसके बाद हम देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या-क्या कर सकता है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? देखिए, यह वह अवस्था है जिसमें बच्चों के भीतर संज्ञानात्मक विकास, है ना? अ, होता है, ठीक है? तो इस तरीके से इस अवस्था में बच्चे जो है तो चिंतन करने लगते हैं, है ना? पहले की अवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा अधिक तार्किक हो जाते हैं, है ना? और लचीलापन महसूस करते हैं, संगठित हो जाते हैं, ठीक है? चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है? लेकिन क्षमताएँ केवल वही मूर्त यानी कि कहें कंसंट्रेट और प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं कि भई इसमें जो है तो चीज़ें जो होती हैं उसमें सीमित रहती हैं, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मूर्त वस्तुओं पर तार्किक सोच हमारे अंदर या हमारे भीतर क्या होती है? पनपती है, ठीक है ना? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसमें बच्चा क्या करता है? उसमें बच्चा चिंतन करने लगता है ना? थिंकिंग, ठीक है? थिंकिंग करने लगता है, लॉजिकल हो जाता है, ठीक है? चीज़ों को सोचने लगता है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब होती है? ठीक है ना? अब देखिए, अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत, ठीक है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत कब होती है? तो ये अवस्था हमारी 15 वर्ष में शुरू हो जाती है, ठीक है ना? 15 वर्ष में क्या होता है? हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
प्रतीकात्मक क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक सिंबॉलिक क्षमता जो होती है वह किस अवस्था में विकसित होती है? तो हमारी किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक क्षमता विकसित होती है। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है ना? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो प्रतीकात्मक क्षमता है उसे वह अवस्था किसे कह सकते हैं? ठीक है? तो बच्चा क्या करता है, बच्चे की जो मानसिक संक्रियाएँ हैं, वो उस तरह से करने में सक्षम नहीं होती है, मेंटल ऑपरेशंस करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ये सिंबल्स को पहचानने में, ठीक है ना? ठीक, तो ये क्या करते हैं, प्रतीकों, शब्दों और चित्रों के माध्यम से घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक? या उसके माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से ये चीज़ों को सीखते हैं, इसलिए इसे प्रतीकात्मक क्षमता कहा जाता है, प्रतीकात्मक क्षमता अवस्था कहा जा सकता है, किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरल प्रतिवर्त उप अवस्था की अवधि क्या है? सरल प्रतिवर्त उप अवस्था। अब सरल प्रतिवर्त उप अवस्था कब से शुरू होती है? देखिए, ये संज्ञानात्मक गामक अवस्था में आता है। किसमें आता है ये? संज्ञानात्मक गामक अवस्था में ये आता है। ठीक है ना? ये पहला प्रकार है इसका, सिंपल रिफ्लेक्स। ठीक, सिंपल रिफ्लेक्स यानी सरल प्रतिवर्त उप अवस्था की अवधि। तो अब इसमें अवधि क्या हो जाएगी भाई? 1 माह। क्या हो जाएगी? बर्थ टू 1 मंथ यानी 1 महीना। ठीक है? अब इसके बाद 1 से 4 माह की अगर हम बात करें तो 1 से 4 माह फर्स्ट हैबिट्स में आएगा। ठीक है? फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर में ये आ जाएगा। ठीक है? 4 से 8 की अगर हम बात करें तो ये किसमें आ जाएगा? ये सेकंड सर्कुलर में आ जाएगा। और 8 से 12 में अगर हम बात करें, 8 से 12 की बात करें तो ये द्वितीयक प्रतिक्रियाओं में, समन्वय में आ जाएगा। ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर में आ जाएगा ये। ठीक है? अब चलिए देखते हैं प्राथमिक आवर्ती प्रतिक्रियाएँ किस आयु में होती हैं? अब प्राथमिक मैंने अभी बताया, प्राथमिक आवर्ती यानी कि प्राइमरी, ठीक है ना? प्राथमिक जो चीज़ें होती हैं वो किसमें आ जाएँगी? 1 से 4 माह। तो अभी ये किसमें आ रहा है ये किसमें आ रहा है? सिंपल रिफ्लेक्स में आ रहा है। अब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन किसमें आ जाएगा? 1 से 4 में आ जाएगा, है ना? 4 टू 8 वाले में क्या आ जाएगा? 4 टू 8 वाले में सेकेंडरी आ जाएगा। ठीक है ना? सेकेंडरी सर्कुलर आ जाएगा। और आगे हम बात करें अगर 8 से, यहाँ पे 8 से अगर हम 12 लिख देते हैं, 8 से 12 अगर हम लिख देते हैं, तो 8 से 12 क्या हो जाएगा हमारा? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर में आ जाएगा। और ये 12 से जो 18 हमारा आया है, ये टर्सरी में आ जाएगा, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक? चलिए आगे चलते हैं। हम आज सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, है ना? बाकी के 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है? द्वितीयक आवर्ती प्रतिक्रियाओं में बच्चा किस पर ध्यान देता है? अब देखिए, इन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस द चाइल्ड फोकसेस ऑन व्हाट? द्वितीयक आवर्ती प्रतिक्रियाओं में, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि द्वितीयक आवर्ती प्रतिक्रियाओं में बच्चा कितने साल का होता है? तो द्वितीयक आवर्ती प्रतिक्रियाओं में यानी कि सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा 4 माह से 8 माह तक का होता है। ठीक? 4 माह से 8 माह तक का होता है। ठीक है? तो अब इसमें देखिए वो क्या-क्या करता है। बच्चा क्या करता है, वस्तुओं पर सेंट्रलाइज़ हो जाता है या वस्तुओं पर जो है तो केंद्रित हो जाता है। बार-बार वह वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको क्या करता है, समझ में आता है, यानी समझ में तो हालाँकि वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जिसमें वो मज़े फ़ील करता है, यानी उसको जो है तो उसमें उस काम को करने में मज़े आते हैं, तो वो वही काम करता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि हाथ हिला करके जो है तो किसी को दिखाना हो गया, ठीक है ना? या तो फिर उसको कोई चीज़ दे दी गई बजने वाली, तो वह बार-बार उसी को बजाता है। तो जो बाहरी चीज़ें हैं, है ना? तो बच्चा उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, बाहरी वस्तुओं पर, ठीक है? स्वयं पर नहीं ध्यान देता। स्वयं पर बच्चा तब ध्यान देता है जब वह एडोलसेंस में होता है या तो फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब।
ठीक है ना? कल्पना भी जब एडोलसेंस एज होती है तभी वह करेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर, ठीक है? चलिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शेष धन्यवाद आपका।